जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस को यहाँ पर टारगेट लेकर चलते हैं, जिसमें पूरे के पूरे सिलेबस, पूरा का पूरा एजुकेशन का सिलेबस जितना है, शिक्षा शास्त्र विषय का जो सिलेबस है, पूरा यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में यूनिट 8 सेक्शन को हम लोग यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 8 जो है आपका टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन है। इसमें हम लोगों ने सेक्शन ए में कल की डेट में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके पार्ट्स के, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कल ट्रेनिंग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, साइबरनेटिक्स के बारे में पढ़ा और आपका हम लोगों ने सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ा। और इन तीनों से हर बार लगातार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप फर्स्ट पेपर का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप सेकंड पेपर का एग्जाम देने जाओ, दोनों को मिला जुला कर यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, है ना। बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, क्या बोलेंगे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या का मतलब होता है कि हम इनको किस तरीके से यूज करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, यही आपका यहाँ पर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब आपको समझना होगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो होता है, यह एक तरीके से भौतिक हार्डवेयर और शैक्षिक सिद्धांत, इन दोनों को मिलाकर जो है उपयोग में लाया जाता है। कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द अक्स ऑफ बोथ फिजिकल हार्डवेयर एंड एजुकेशनल थ्योरेटिकल। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या होता है, जिसमें हम हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं, शैक्षिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और उनकी सहायता से हम लोग अपनी चीजों को सरल करने में इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें जो है इसके डोमेन्स क्या होते हैं, कि इसमें कितने प्रकार के डोमेन शामिल होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या शामिल होगा। इसमें आपका लर्निंग थ्योरी होगी, लर्निंग थ्योरी होगी आपकी, ठीक, लर्निंग थ्योरी होगी। लर्निंग थ्योरी के बाद इसमें कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है आपका, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है इसमें आपका। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग होती है आपकी, इसमें ऑनलाइन लर्निंग। आप पहले इसको समझो, कह रहा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी में हम लोग क्या क्या चीजें हम प्रयोग करते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। तो आप लर्निंग थ्योरीज को प्रयोग करते हैं, आप कंप्यूटर से संबंधित ट्रेनिंग लेते हैं, आप क्या करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी तो सबसे ज्यादा है ना, क्या है मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी का हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हम लोग ई लर्निंग का यूज करते हैं, किसका, ई लर्निंग का। ई लर्निंग का मतलब, यहाँ पर ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है ना। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसको ई लर्निंग होता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है, ऑनलाइन लर्निंग होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होता है आपका, और लर्निंग थ्योरीज का हम लोग प्रयोग करते हैं इसके क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अब इन सब चीजों को यूज करने के लिए हम मुख्य रूप से 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 कौन कौन से भाग होंगे आपका। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपका आएगा फॉर्मल, क्या आ जाएगा, ये इसको हम एक चार्ट के थ्रू बताते हैं ना, एक चार्ट में पूरा का पूरा बना देंगे, तो वो 1 बाय 1 आप और हम लिख सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है ना। इसका नाम हम स्टाइल लिखते हैं, इसको लिख लिया, इतना इतना लिख लिया आप लोगों ने।
बताइए। जी सर। जी सर। ओके जी ओके 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 ओके, जस्ट सेकंड। इसको साफ कर दे, फिर इसके बाद कायदे से पूरा चार के चारों लिखते हैं क्या क्या चीजें रहेंगी, उसको समझाने में थोड़ा आसान हो जाएगा आपका ना। आज सुबह से दरअसल क्या हुआ कि लाइट ही रात से नहीं थी, रात को ही लाइट चली गई, उसके बाद सुबह ये हुआ कि आएगी, सुबह आई नहीं, और अभी पे भी नहीं आई, बना रहे थे, बनाने में टाइम लग गया उनको, इसीलिए जो है आपकी जो है 1 बजे वाली क्लास नहीं कर पाए थे हम। चलिए। सर, मॉर्निंग की क्लास छोड़ के बल्कि इसी टाइम करा दिया कीजिए अरे एक्स्ट्रा। कुछ दिन एक दो या मंडे से कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे ना, मंडे से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा रहेगा ना। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए, इसमें हम बात करेंगे, ये मुख्य रूप से चार चार इसके फॉर्म्स होते हैं एप्लीकेशन के, इसके चार एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है, फॉर्मल होता है, आपका फॉर्मल होता है, ठीक है ना। फॉर्मल को हम लोग औपचारिक बोलते हैं, औपचारिक होता है। दूसरा क्या होता है आपका, नॉन फॉर्मल होता है, आपका नॉन नॉन फॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है आपका, ठीक। नॉन फॉर्मल को हम लोग क्या बोलते हैं, अनौपचारिक। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली बोलते हैं, ठीक। याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा प्रणाली, ठीक। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं कि जब कभी शिक्षा के क्षेत्र की बात करी जाती है तो शिक्षा के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र बताए जाते हैं। कौन कौन सा, एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है, तीसरा निरौपचारिक होता है। 3 प्रकार के जो है इसके क्षेत्र बताए गए हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों का जो पूर्व ज्ञान है उसको भी लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों से ही हम डिस्कस करेंगे। मुख्य केंद्र क्या होता है, विद्यालय होता है, विद्यालय होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है ये होता है घर, ठीक। मेन क्या होता है, घर। घर में ही बालक जो है, प्राथमिक पाठशाला बच्चे की क्या कहलाती है, घर कहलाती है। प्रथम जो है शिक्षक बालक या बालिका का कौन कहलाता है, वह उसकी माता होती है, ठीक है ना। तो जब माता होती है तो आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा, जहां पर समय निश्चित हो, पाठ्यक्रम निश्चित हो, ठीक है, जहां पर मतलब 4 दीवारी में जहां पर शिक्षा दी जाती। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर एक निश्चित समय तक चलती है, उसको हम लोग फॉर्मल या औपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन वहीं पर अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का चीज जो है निश्चित नहीं होता है, ना तो वहां समय निश्चित होता है, ना तो वहां पाठ्यक्रम निश्चित होता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी निश्चितता नहीं होती है। जैसे घर पर बालक जो रहता है, जब मन हुआ तब खेला, जब मन हुआ तब पढ़ा, तो ये आपकी और क्या होगी, अनौपचारिक शिक्षा होगी। लेकिन इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है उसको हम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल बोलते हैं हम लोग। नॉन फॉर्मल में क्या होता है, अरे, इसमें कुछ दूरस्थ शिक्षा कुछ आती है। चीजें जो है इसकी मिलती हैं और कुछ चीजें जो है इसकी मिलती है, मतलब कुछ क्वालिटीज फॉर्मल एजुकेशन की मिलेगी और कुछ क्वालिटी नॉन फॉर्मल की मिलेगी। जैसे फॉर्मल से क्या लेंगे, इनका जो है सिलेबस जो है पहले से निर्धारित रहेगा, टाइम जो है एग्जाम का टाइम रहेगा, लेकिन पढ़ने का टाइम इनका निश्चित नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है पत्राचार शिक्षा आती है, मुक्त शिक्षा आती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घर का काम दूरस्थ भी शिक्षा उनको सर। करना रहता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका तो आता है इसमें। तो ये तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन को हम लोग कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, और फॉर्मल लर्निंग भी हम लोग कहीं कहीं इसको पढ़ने को मिलता है ना। औपचारिक शिक्षा या औपचारिक जो अधिगम जो होता है, या आमतौर पे स्कूलों में दिखाया जाता है या स्कूलों में दिखाई पड़ता है, जहां पर एक व्यक्ति को बुनियादी चीजें सिखाई जाती हैं।
शिक्षा से संबंधित सिखाए जाते हैं, उसको व्यापारिक कौशल सिखाए जाते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ पर होती है? ये सब स्कूल में ही उसको सिखाया, स्कूल में ही उसको अनुशासन सिखाया जाता है। स्कूल में ही अनुशासन मतलब जहाँ पर अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन के साथ तमाम तरीके की चीज एक निश्चित समय में सिखाई जाती है, वो आपकी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा आपका। बताइए ये पॉइंट्स क्लियर है? एग्जाम्पल हम जरूर लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे कक्षा में सीखना। एग्जाम्पल लिख लीजिए, कक्षा में सीखना मतलब लिखेंगे लर्निंग इन ए क्लासरूम, लिखेंगे लर्निंग इन अ क्लासरूम। और दूसरा एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम ग्रेड देते ना, ग्रेडिंग से ग्रेडिंग होता है आपका, इसमें ग्रेड कहाँ मिलेगा? जहां पे सब चीजें आपकी सर्टिफाइड, यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलता है, आपका सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो तमाम तरीके की यहाँ पर पहले से प्री प्लान होता है कि हर 3 महीने में बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा या 6 महीने में टेस्ट लिया जाएगा, उसी के आधार पे उनकी क्लास को बढ़ाया जाएगा। आप लोग देखते हो सेमेस्टर प्रणाली अब लागू होगी ना, सेमेस्टर में क्या होता है, हर 6-6 महीने में एग्जाम होता है, जिससे उनको फीडबैक मिलता रहता है कि बालक सही तरीके से सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। आपका क्लियर है? यहाँ पर इतने पॉइंट बताइए। जी सर। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन में इतने ही क्वेश्चंस आएंगे। इसमें और क्या आता है, फॉर्मल एजुकेशन में आपका विजुअल टेक्नोलॉजी आती है आपकी ना, क्या आती है? विजुअल टेक्नोलॉजी आती है, विजुअल विजुअल टेक्नोलॉजी एड्स आते हैं। एड्स का मतलब इसमें जो है सहायक सामग्रियां होती हैं। इसमें जो है, इसमें क्या आता है विजुअल टेक्नोलॉजी में? विजुअल टेक्नोलॉजी में आपका स्मार्ट बोर्ड आते हैं, स्मार्ट पैनल्स आते हैं, स्मार्ट पेन्स आते हैं, जिसमें आप मार्कर्स का, जैसे मार्कर का यूज करें, स्मार्ट पैनल होता है तो हम के लिए लेजर पेन का हम यूज करते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके फॉर्मल एजुकेशन में यूज करने वाली चीजें आपकी है यहाँ पे। इसी में हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी हम लोग प्रयोग करते हैं ना, इसी में हम लोग किसका करते हैं? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स का भी हम लोग यूज करते हैं। तो तमाम तरीके की इससे संबंधित जो चीजें होती हैं इसमें, और आप कह सकते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ना। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो सब हम लोग इसमें यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब ये चीजें एकदम क्लियर हो गई। बताओ आप लोग सबको क्लियर हुई? फॉर्मल आपका फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन टेक्नोलॉजी, बोलिए। जी जी सर। जी सर। ठीक, जी सर। अब हम लोग बात करते हैं नॉन फॉर्मल की, बात करेंगे। नॉन फॉर्मल क्या होता है? तो नॉन फॉर्मल, जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, समझ रखा है कि नॉन फॉर्मल अनौपचारिक, ये आपका गैर औपचारिक या निरौपचारिक जो शिक्षा होती है, यह मुख्य रूप से वयस्कों को मतलब एडल्ट के लिए होती है। किसके लिए होती है? याद रखिएगा, एडल्ट के लिए होती है ना, एडल्ट एडल्ट लर्नर्स के लिए होती है, याद रखिएगा। वयस्क लोगों के लिए होती है, किसकी? वयस्क, वयस्क वयस्क लोगों की उम्र क्या होती है? 15 वर्ष से जो अधिक होते हैं वो वयस्क में आते हैं। वयस्कों की शिक्षा के लिए ये बोलते हैं, मतलब उनकी जो बुनियादी बेसिक एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन को स्टार्ट किया गया था। क्लियर? इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी घर के या पैसों की समस्या की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होता है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से वो दूर बैठे, कहीं पर भी बैठे हों, वो अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट दूरस्थ शिक्षा होती है। क्या होती है? दूरस्थ शिक्षा। सर इसमें टाइम नहीं मतलब निश्चित रहती कब तक? क्या हो गया? कुछ चीजें निश्चित होंगी और कुछ चीजें निश्चित नहीं होंगी। जैसे हमने इसमें बताया, इसमें जो है आपका पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, आपके एग्जाम का समय निर्धारित होगा, लेकिन ये निर्धारित नहीं होगा
कि आपको प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन स्कूल जाने के बाद प्रत्येक इस क्लासेस को करनी पड़ेंगी, ये बाध्यताएं यहाँ पर खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है अपने दैनिक कामों को करता है, मेहनत मजदूरी करता है, फिर आके अपने घर पर रहता है, तो जैसे जैसे उसको समय मिलेगा वैसे अपलोड वीडियोस को, क्लासेस को ये देख लेगा। मतलब यहाँ पर कक्षा में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आमने सामने बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे और उन रिकॉर्डेड वीडियो को आपको देखना पड़ेगा ना, उसको देखकर आप अपनी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें जो है पाठ्यक्रम निर्धारित है और इसमें जो है परीक्षा की समय निर्धारित है, लेकिन बालक का यहाँ पर उपस्थित होना निर्धारित नहीं है। तो कुछ चीजें हमने फॉर्मल एजुकेशन से ले ली और कुछ चीजें नॉन फॉर्मल एजुकेशन से, सॉरी इनफॉर्मल एजुकेशन से हमने ले ली। तो इन दोनों का मिला जुला रूप आपका नॉन फॉर्मल होता है। इसमें जो है क्या चीज निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है और एग्जाम का समय निश्चित है। क्या चीज निश्चित नहीं है इसमें? इसमें क्लास में उपस्थित होना निश्चित नहीं है, शिक्षक से पढ़ना निश्चित नहीं है, बालक यहाँ पर खुद से पढ़ेगा ना, वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा उसके माध्यम से वो पढ़ेगा अपनी बातों को। क्लियर है पॉइंट? अब बताओ, पाठ्यक्रम निश्चित है और परीक्षा का समय भी निर्धारित होगा। 6 महीने में जो होता है 6 महीने में होगा, साल भर में होता है साल भर में होगा, ये चीजें दोनों निर्धारित होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओडीएल बोलते हैं, ओडीएल सिस्टम पर ये आधारित होता है। किस पर? ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग ना, ओपन डिस्टेंस लर्निंग पर ये आधारित होता है। किस पर होता है? ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग पर आधारित होता है। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल को क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म आता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक, यहाँ पर ओडीएल आता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे ओडीएलएम आता है। क्या आता है? ओडीएलएम आता है। तो क्या होता है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। एम का मतलब होता है मटेरियल। ठीक, तो वहां पर ओडीएलएम का फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर ओडीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? ओडीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होगा। जब कभी ओडीएलएम आ जाएगा तो एम का मतलब मटेरियल होता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल आपका हो जाता है। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ही आपका मुक्त शिक्षा आती है, दूरस्थ शिक्षा आती है, पत्राचार शिक्षा आती है, ये तमाम तरीके की शिक्षा आती है। ठीक है ना, यहाँ पर तमाम तरीके की शिक्षा आती है। इसी में आपका CAL आता है। इसी में क्या आता है आपका? CAL आता है। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसको विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, बस इसको जान लो कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इसमें और क्या क्या आता है, ये होता क्या है ये भी जान लो। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग क्या होता है? बता दीजिए सर। CAL का किसका? ये CAL का जो आपने बोला है, CAL कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, इसको बोलते हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग। ठीक, CAL होता है कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग होता है आपका। ठीक है, ये जो होता है यह कंप्यूटर पर आधारित होता है। कंप्यूटर पर आधारित जो पैकेजों की श्रृंखला जो होती है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सब चीजों के द्वारा जो है अपनी पढ़ाई को जो हम लोग पूरी करते हैं, उनके सब्जेक्ट्स को, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होते हैं, जो पैकेज हम लोग लेते हैं, वही इसके अंतर्गत आता है। ये किससे संबंधित है? ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी से संबंधित है आपका। किससे संबंधित है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसमें डिजिटल लर्निंग रिसोर्स आते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसको हम और लिख दें इसके अंतर्गत। सर हाँ, आपने जो पत्राचार बोला, सर आपने जो पत्राचार बोला है वो होता क्या है एग्जैक्ट? मुझे मालूम नहीं है।
क्या पत्राचार शिक्षा क्या होती है? इसमें घर बैठे आप पूरी पढ़ाई करते हो, आपको एग्जाम देने की जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसमें ना। तो उसमें पत्राचार शिक्षा में ये है, पत्र के माध्यम से पूरी पूरी शिक्षा होती है। तो यहाँ पे CA सर हम मतलब पढ़ कंप्यूटर थोड़ा सूख जाए। फिर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है। ये भी क्या होता है? ये इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली तकनीक होती है। इसमें क्या क्या आता है? डिजिटल लर्निंग रिसोर्स आता है आपका पहला, लिखेंगे लिखेंगे डिजिटल डिजिटल लर्निंग रिसोर्स आता है। ठीक, डिजिटल लर्निंग रिसोर्स का मतलब क्या होता है? डिजिटली माध्यम से हम किसी भी चीज को सीखने की जो सहायक सामग्रियां होती हैं, जो उपकरण होते हैं, वो सब आता है। डिजिटल लर्निंग रिसोर्स कंप्यूटर होते हैं, जैसे इसमें आपका क्या आता है? कंप्यूटर आता है आपका, ठीक है, स्मार्टफोन आते हैं आपके, टैबलेट्स आते हैं आपके। तो ये सब चीजें जो है डिजिटली रूप से हम लोग को सीखने के लिए बताता है, ठीक है। अब इसमें एक आता है CMC का फुल फॉर्म भी आता है, आपका कभी आ जाएगा। CMC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसमें लिख लो CMC। CMC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर मीडिएटेड, ठीक है, कंप्यूटर मीडिएटेड मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ठीक, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन का भी फुल फॉर्म आ जाएगा, तो आपको छोड़कर आना नहीं है, आपको पूरा लिख कर आना है। फिर इसी में एक चीज और आता है आपका, क्या आता है? CAA आता है, CAA आता है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। CA का क्या होता है? कंप्यूटर इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि इसमें जो ये अनौपचारिक शिक्षा होती है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा है। जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, तब तक हम लोग चीजें सीखते रहते हैं। या जो समुदायों से हम लोग सीखते हैं, समूह से सीखते हैं, संस्थाओं से सीखते हैं। तो इसके अंदर हम लोग डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो सब चीजें आती है। ये इंटरनेट होते हैं, सोशल ऐप होते हैं, ईमेल्स, ब्लॉग, ई लाइब्रेरी, तमाम तरीके की चीजें होती हैं, इससे हम लोग सीखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोगों ने यूनिट 10 में बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रखा है, पढ़ रखा है उसके बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? यह एक ऐसी कक्षा जहां पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, तो वो जो है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम कहलाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी को एक समान शिक्षा देने की बात करते हैं, ठीक है। एक समान शिक्षा देने की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या बात करेंगे? इसके बाद इसमें आता है आपका मेन, इसमें बिहेवियरिस्टिक का ना। इसके बाद हम लोग जो थ्योरी आपकी थ्योरी होगी। सर, हाँ बोलिए। सर सर जो नॉन फॉर्मल में आता है उसमें हमारी ई लर्निंग आएगी। नॉन फॉर्मल में, हाँ नॉन फॉर्मल में भी आएगी, इनफॉर्मल में भी आएगा। इनफॉर्मल में क्या होता है? कोई भी चीज प्रतिबंधित नहीं होती है। मैंने बताया ना, नॉन फॉर्मल जो होता है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का मिला जुला रूप होता है आपका ना। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि केवल जो है नॉन फॉर्मल में ये चीज आएगी। सर जो ई लर्निंग हमारी होती है तो उसमें क्या सिलेबस बस होते हैं इसमें कि कहाँ जो सिलेबस जितनी होता भी है? हमारी इनफॉर्मल में भी सिलेबस नहीं होता है। सर सिलेबस केवल एक दो जगह मेरी मिलते बात हैं आपके, ठीक, दो जगह मिलते हैं। लेकिन वहां पर नॉन फॉर्मल में सिलेबस नहीं मिलता, कोई बात नहीं। लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से हम वहां पर भी पढ़ाई करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ई लाइब्रेरीज का प्रयोग हम नॉन फॉर्मल में भी करेंगे, और ई लाइब्रेरीज का हम इनफॉर्मल में भी हम यूज करेंगे हम लोग, सर ठीक। हाँ बोले। सर हम ये पूछ रहे थे कि ई लर्निंग में आती क्या क्या चीजें हैं। ई लर्निंग में आती क्या क्या चीजें? जी
हाँ, ई लर्निंग में ये आप जान लो, ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो भी ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं वही आपकी ई लर्निंग कहलाती है। सीधी सीधी बात है। ई लर्निंग का मतलब अब जितनी भी बुक्स हो आपने देखा होगा उसको जो है लाइव मतलब ऑनलाइन आ गई है। तो जब कभी किताबों को जो है इंटरनेट के माध्यम से हम जब पढ़ते हैं तो वो ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। ई लर्निंग में आपका क्या आता है, ई लर्निंग में इस समय ट्रेंड जो चल रहा है 2.0 चल रहा है, जिसमें हम लोग सोशल साइट का प्रयोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। है ना, सोशल साइट्स का प्रयोग हम लोग बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। तो जैसे ब्लॉग्स हो गए, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक ना। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं ये सब ई लर्निंग के माध्यम से ही आपका ई लर्निंग में के अंतर्गत ही आता है आपका ये सब चीज। क्लियर है पॉइंट? सर इसमें सर इसमें जो विकिपीडिया वगैरह हम लोग गूगल वगैरह पे सब देखते हैं, तो ये सारी चीजें ई लर्निंग में ही आ हाँ, जाएंगी ई ना। लर्निंग के अंतर्गत ही आएगी एजुकेशन से सारी चीजें। जितनी एजुकेशन से जितनी रिलेटेड चीजें हैं सब ई लर्निंग में आ जाएगी। हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड भी है, सोशल से रिलेटेड भी आपकी मिलती है, सभी से रिलेटेड जो है ई लर्निंग के माध्यम से सभी चीजों को हम आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बिहेवियर, व्यावहारिक थ्योरी जितनी होंगी व्यवहार से संबंधित उनको अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ लिखते जाइएगा। ठीक, बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक, बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या होती है, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। यूनिट जो आपका 3 है उसमें भी हम लोग इसको पढ़ते हैं कि व्यवहारवाद क्या होता है। तो व्यवहारवाद आप कह सकते हैं कि कहता है कि फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स एंड चेंजेस इन बिहेवियर दैट occurs when learning takes place। मतलब कि शिक्षार्थी जो होता है वह व्यवहार और सीखने के दौरान जो है होने वाला जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है वही जो है आपका व्यवहारवाद कहलाता है। व्यवहारवाद में हम लोग क्या देखते हैं, जब कभी हमारे जीने में, रहने में, खाने में, पीने में, चलने, उठने, बैठने, तो सब चीजों में जब हम बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो वही आपका क्या होता है, व्यवहारवाद कहलाता है। कहते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन करो, मतलब कि आप अपना व्यवहार बदल डालो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सदा सर्वदा आपका कृत्य होगा ना। तो ये कोटेशन भी आपको देखने को मिलती है। आप जब जो है आप फिलोसफी पढ़ोगे तो फिलोसफी में भी ये चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर व्यवहार का बदलने का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर, बाहरी और अंदर दोनों चीजों में उस परिवर्तन को जब दिखाई दे, केवल एक ही पक्ष ना दिखाई दे बल्कि दोनों पक्ष जहां पर दिखाई दे वही आपका व्यवहारवाद की थ्योरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसको मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब पढ़ेंगे तो व्यवहारवाद की जो बात है, जिसे व्यवहारवाद के रूप में भी जाना जाता है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, बिहेवियरिज्म जिसको हम बोलते हैं, इसको कभी बिहेवियरिस्ट थ्योरी आएगी जिसको हम लोग बिहेवियरिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। बिहेवियरिज्म थ्योरी भी अंग्रेजी में बोलते हैं। व्यवहारवादी ना, व्यवहारवादी संकल्पना, व्यवहारवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सीखने के सिद्धांत आते हैं। क्या आते हैं, अधिगम के सिद्धांत आते हैं। अधिगम के सिद्धांत हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। अधिगम, अधिगम का मतलब है अधि प्लस गम। अधि का मतलब आगे की ओर, गम में चलना, मतलब जब कभी हम आगे की ओर चलने के लिए सीखते हैं तो वो अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत ही हम लोग चीजों को सीखते हैं। इसमें कंडीशनिंग, अनकंडीशनिंग तमाम तरीके के हम लोग देखते हैं। अगर हम व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद में आपका कौन कौन आते हैं, पावलाव आते हैं, पावलाव के बाद थार्नडाइक आते हैं,
थार्नडाइक के बाद आपका स्किनर आता है। स्किनर के बाद और कौन आता है आपका, वाटसन आता है। ठीक, तमाम जो है मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि व्यवहारवाद सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो आप बताओ कौन है इसके प्रतिपादक। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? अब मेरी आवाज आ रही? हेलो, जी सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ बताइए, मैंने कुछ पूछा है आप लोगों से कि व्यवहारवाद के फादर कौन है, बिहेवियरिज्म के फादर। स्किनर है क्या? फादर कौन है इसके? फादर हैं 1910 ईस्वी में एक लोग थे, क्या नाम था, वाटसन। वाटसन ने अपने बेटे रॉबर्ट पर एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने अपने व्यवहारवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या बताया था, जब कभी भी हम किसी भी कार्य को एक बार में, दो बार, तीन बार, जब लगातार हम उसको काम करते हैं, अधिगम में जब हम अभ्यास करते हैं, तब जाके हम कोई भी चीज आसानी से सीख जाते हैं। ये जेबी वाटसन ने कहा। उन्होंने अपने बालक के सामने, रॉबर्ट उसका नाम था उनके लड़के का, उन्होंने एक खरगोश पर जो है रेड लाइट, खिलौना था, रेड लाइट जो है लगाकर छोड़ा। तो जब जब वो उस बालक के सामने वो रेड लाइट जाती थी, तब तक वो बालक रोने लगता था। तो उन्होंने समझ गए कि ये रेड लाइट को देखकर ही जो है डरता है। तो ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। जब इन्होंने एक बार, दो बार, कई बार देखा तो यही कंडीशन होती है। तो इन्होंने कहा कि जब कभी भी हम अपने जीवन, इसी के आधार पर पावलोव ने भी अपना सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। सन 1904 ईस्वी में इनको जो है नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। ठीक, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि जब कभी कोई उद्दीपक, अनुक्रिया सिद्धांत में इन्होंने बताया कि उद्दीपक को देखकर जब अनुक्रिया में परिवर्तन होता है, तो वही इन्होंने बताया। वही हम थार्नडाइक की बात करेंगे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सर एक एक करके लिख दीजिए। किसका? एक एक करके सिद्धांत। हाँ, पावलोव है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी दी है इन्होंने। ठीक, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सॉरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक, अगर हम थार्नडाइक की बात करेंगे, थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है आपकी। स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। इन्होंने व्यवहारवाद से संबंधित दिया है, इनका मुझे नहीं याद है अभी, देखते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो ये इतनी चीजें हैं, ये आपका व्यवहारवाद के रूप में। व्यवहारवाद में सबसे ज्यादा जो है अगर पूछा जाए कि व्यवहारवाद में सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए, तो ऐसा कोई भी नहीं कि सबसे ज्यादा फेमस ना हुआ हो, सब अपने काम में फेमस हुए हैं। तो पावलोव ने क्या किया था, पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, और एक कुत्ते पर प्रयोग करके
व्यवहारवाद के अनुसार बताया कि किसी एक कंडीशन से जब दूसरी कंडीशन में हम किसी भी चीज को ले आते हैं, जो नेचुरल उसकी कंडीशन होती है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कुत्ते को भोजन को देखकर लार गिराना उसका काम था, तो उन्होंने क्या किया, भोजन को ना देखकर उसका ट्रांसफर कर दिया घंटी की आवाज से। ठीक, तो कुत्ता क्या करता था, घंटी की आवाज को सुनकर लार गिराता था। इन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया कि अनुबंधित उद्दीपक को अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले अधिगमकर्ता के सामने लगातार कई बार प्रस्तुत किया जाए, तो अनुबंधित अनुक्रिया का संबंध अनुबंधित उद्दीपक से होकर अनअनुबंधित उद्दीपक से होकर अनुबंधित अनुक्रिया होने लगती है। तो ये कंडीशन बताया था कि इन्होंने एक कुत्ता जो इसका एग्जाम्पल, ये मैंने परिभाषा सिद्धांत बताया और इसका प्रयोग बताएं, तो प्रयोग में क्या था, कुत्ता जो भोजन को देखकर लार गिराता था, तो क्या किया इन्होंने, घंटी की आवाज, पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, घंटी बजाई फिर भोजन दिया, तो कुत्ता अब क्या भोजन को देखकर लार नहीं गिराता बल्कि घंटी की आवाज को सुनकर लार गिराता था। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, उसके लर्निंग प्रोसीजर को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए इनका बहुत ज्यादा फेमस हुआ। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पिंजरे में जो है भूखी बिल्ली को रख दिया और उसके बाहर जो है भोजन रख दिया, तो बिल्ली ने क्या किया, भोजन को देखकर उछल कूद करने लगी, तो यही एवं प्रसिद्ध, तो उसने उछल कूद करके उसको पिंजरे का दरवाजा खोलना चाहा, तो वो जितनी बार प्रयास करे तो अपनी गलतियों से ही उसने सीखा और सीखने के बाद वो दरवाजा खोल के खाना खाई। फिर दोबारा जब इन्होंने किया तो दोबारा उसने बहुत कम समय में दरवाजा खोल के खाना खाया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो निरंतर प्रयास करते हुए अपनी गलतियों को दूर करते हुए दरवाजा खोलने में जल्दी समय करने लगी। तो यही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हुआ। फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में इसमें अनुक्रिया पहले होती है और उद्दीपक बाद में दिखाई देता है। इसमें इन्होंने एक बॉक्स रखा, उस बॉक्स में बीच में ऐसे था, एक बॉक्स था, कहाँ पर बनाते, ये बना, यहाँ पर बना एक बॉक्स, ये यहाँ पर ऐसे गोली रखी थी, ये ऐसे ढूंढ लुढ़कने वाला था, तो चूहा, और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। चूहा जो है जब यहाँ रुका था, बीच में था तो सही है, जब इधर जाए तो ये झुक जाए, इधर जाए तो ये झुक जाए, तो वो क्या करता था, अनुक्रिया पहले, वर्क पहले किया। अब जैसे वर्क करने के बाद उसने उछल कूद किया तो उसको भोजन मिला, तो वो समझ गया कि जब जो है जब हम उछल के बटन दबाएंगे तब तक हमें भोजन मिलेगा, इसीलिए इसमें उद्दीपक बाद में आता है, अनुक्रिया पहले आती है। इन्होंने अपने इनके थार्डनाइट के सिद्धांत से ही अनुक्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बना था, ठीक है ना। प्रभाव के नियम से ही इसका निर्माण होता है। थार्डनाइट ने 3 प्रकार के नियम बताए थे, कौन कौन से थे, प्रयास का नियम, तत्परता का नियम, और अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को लेकर जो है स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, और यूजीसी के नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि थार्डनाइट के किस सिद्धांत का प्रयोग करके स्किनर ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आप बता सकते हैं प्रभाव के नियम को, थार्डनाइट के प्रभाव के नियम से प्रभावित होकर स्किनर ने अपना जो है सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी चीजें आप सभी को आई होप क्लियर हो गई होंगी, बताइए। जी सर। ना, तो ये है व्यवहारवाद में क्या होता है, किसी भी चीज को अभ्यास करके सीखने की बात करते हैं हम, लगातार हम किसी भी चीज को अभ्यास करके सीखते हैं। व्यवहारवाद का जो है प्रयोग सबसे ज्यादा छोटी कक्षाओं में किया जाता है, क्योंकि वहां पर बालक को किसी भी चीज को 1 बार 2 बार 3 बार करके सीखने की बात को दोहराते हैं या बताते हैं या समझाते हैं आपके, ठीक है ना। लेकिन जब कभी हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ेंगे, तो मनोविज्ञान में आपकी 3 चीजें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें महत्वपूर्ण है वो जान लो, 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। जब कभी हम मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, मनोविज्ञान में आपकी 4 चीजें होती हैं, उद्दीपक, और अनुक्रिया। ठीक, उद्दीपक होती है, अनुक्रिया होती है, और आपका अभिप्रेरणा होता है और पुनर्बनन होता है। ठीक, ये होता है। उद्दीपक को स्टिमुलस, इसको रिस्पांस,
इसको मोटिवेशन, इसको रेनफोर्समेंट। ठीक, उद्दीपक क्या होता है? जब ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? अनिवार्य है, और ये आवश्यक है आपके। ठीक, ये पॉइंट नोट करिए। अनिवार्य और आवश्यक का मतलब क्या होता है कि मतलब यदि ये दोनों नहीं रहेंगे तो लर्निंग प्रोसेस होगा ही नहीं, लेकिन ये दोनों अगर नहीं रहते हैं तो लर्निंग प्रोसेस होगा। लेकिन अगर ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो लर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये ऐसी कंडीशन रखते हैं, ये अनिवार्य है, ये आवश्यक है। ठीक, अब बात करते हैं कि उद्दीपक क्या होता है या स्टिमुलस क्या होता है। तो किसी भी चीज को देखकर जो हम लोगों के मन में भाव उत्पन्न होता है तो वह वस्तु उद्दीपक का काम करती है। जैसे इस पावलाव ने कुत्ते के लिए क्या उद्दीपक था? वो भोजन था आपका। कुत्ते के लिए उद्दीपक क्या था? भोजन था आपका। या घंटी की आवाज थी आपकी? नहीं, हाँ हाँ, घंटी की आवाज और भोजन। घंटी की आवाज वो थी, आपका उद्दीपक का काम करता था वहां पर। ठीक है, घंटी की आवाज उद्दीपक का काम करता था, भोजन भी उद्दीपक का काम करता था वहां पर। वही थार्नडाइक में बात करेंगे, थार्नडाइक में जो भूखी बिल्ली के लिए बाहर कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, मछली बाहर रखते हैं भोजन के लिए या भोजन रखते हैं, तो भोजन को देख के जब बिल्ली उछल कूद करती है तो जिसको देखकर कोई मन में भाव उत्पन्न हो, जिसको देखा तो वो उद्दीपक हुआ, उसको देखकर हमने काम करना शुरू किया। थार्नडाइक ने बताया कि बिल्ली ने भोजन को देखा तो भोजन जो है उद्दीपक का काम किया, और उस भोजन को देखकर बिल्ली ने जो उछलना कूदना शुरू किया वो अनुक्रिया कहलाता है। तो किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है तो उसकी वजह से जो भाव उत्पन्न हुआ और उसके द्वारा हमने काम किया वो आपका अनुक्रिया कहलाएगा, और जिसकी वजह से मैंने काम किया वो उद्दीपक आपका कहलाएगा। ठीक, यहीं पर अभिप्रेरणा होती है। इसको उद्दीपक और अनुक्रिया को समझने के लिए बहुत अच्छी जो है लाइन होती है। जब कभी हम लोग देखते हैं प्रेमी और प्रेमिका जब आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर उनके मन में बहुत ही अलग इमोशन जगते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है, दोनों लोग एक दूसरे के लिए स्टिमुलस भी होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे कोई एक लड़का है, एक लड़की को देख रहा है तो वो कि उसकी आई कांटेक्ट की वजह से मुस्कुराहट हो रही है, तो लड़की ने लड़की को देखा। यहाँ पे अनिवार्य और आवश्यक की बात जो हम लोग कर रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि मान लो दो लोग, एक लड़का लड़की की शादी हो रही है, तो यहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया लड़का और लड़की है, और जो आवश्यक, जो अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का काम करेंगे वो उनके संबंधित, जो उनको रिलेटिव होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, जो नाचते गाते हैं, खाना खाते पीते हैं, वो सब क्या है? आवश्यक तत्व है आपके। अनिवार्य कौन है? केवल दूल्हा और दुल्हन। मंदिर में जाके 7 फेरे लगा लो वो भी शादी होती है, और बहुत ज्यादा भीड़ लेकर जाओ वो भी आपकी शादी कहलाती है। तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर अनिवार्य रूपों को जो है ये दूल्हा दुल्हन होते हैं, और आवश्यक में उसके अदर जो रिलेटिव शुभचिंतक जो होते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे आवश्यक में ये अगर मान लो सगे संबंधी नहीं आते, कोरोना का समय था, बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, तो क्या शादियां नहीं हुई? शादी उसमें भी हुई है, तो वहां पर आवश्यक लोग कम थे। तो आवश्यक होना ना होना एक अलग बात है, सोने पे सुहागा होना। शादी में 4 चांद लगाने के लिए यदि आपके खास दोस्त आ जाए तो वो आपकी शादी बहुत अच्छी होती, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी शादी नहीं होगी। तो ये अनिवार्य हो जाएगा और ये आवश्यक हो जाएगा। तो अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो शादी में रौनक ज्यादा बढ़ जाती है। आप मंदिर में जाओ, 7 फेरे लगाकर चले आओ, वो भी शादी कहलाएगी, और पूरा जो है जनसंख्या लेकर जाओ वो भी आपकी शादी कहलाएगी। तो यहाँ पर जो है मेन क्या नाम क्या है? शादी होना है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे अनिवार्य है। लेकिन हमारे पुराने दोस्त मिल जाए या हमारे घर में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका में अगर हम लोगों के खुशी में अगर वो लोग शामिल होते हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी होती है। कह सकते हैं सोने पे सुहागा होना या 4 चांद लगा देना, तो वही कंडीशन ये होता है आवश्यक तत्वों में। ठीक, तो लड़का लड़की का होना ये आपका अनिवार्य होता है, और यहाँ पर और रिलेटिव जो आ जाते हैं, फ्रेंड्स जो आ जाते हैं, वो आवश्यक होते हैं। तो वही थी। अब इसी प्रकार हम अपने लर्निंग में इसको फॉलो करते हैं, सीखने सिखाने में, तो क्लासरूम मतलब जब टीचर है यहाँ पे समझाएगा ये दोनों तो है, लेकिन ये क्या कहते हैं, आग में घी डालने का काम कौन करेगा? मोटिवेशन करेगा।
कि आपके मन में बहुत निराशा है, लेकिन आपने कोई ऐसी चीज देख ली कि नहीं अब हमें करके ही जाना है। हमारे बड़े भैया अगर जॉब पाए हैं तो अब मुझे भी जॉब पाना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, ये मोटिवेशन का काम करेगा। और उसमें आपको छोटी छोटी जो सफलताएं मिलती हैं वो रेनफोर्समेंट कहलाता है। और रेनफोर्समेंट हमेशा अधिगम या सीखते समय मिलता है, ना लर्निंग के पहले ना लर्निंग के बाद में। अधिगम या जो रेनफोर्समेंट होता है वो लर्निंग के प्रोसेस में ही मिलता है, सीखने के दौरान ही हमें छोटी छोटी चीजें मिलना शुरू हो जाती है। जैसे हमने टेस्ट दिया, टेस्ट में हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, कहीं एग्जाम दिया उसमें हम पास हो रहे हैं, ये रेनफोर्समेंट का काम होता है। आप छोटी क्लास में जाते हैं, बच्चों को शाबाशी देना, छोटी छोटी बात पे शाबाशी देना, तो शाबाशी देना भी एक रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। और टीचिंग का सबसे बड़ा स्किल यही होता है कि आप बच्चे को मोटिवेट करें, हमेशा उसकी रेनफोर्समेंट बढ़ाते रहें कि वो काम को और अच्छे से करना सीख जाए। आपका क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताइए। चलिए ठीक है, जी आई सर। होप आपको क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।